नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पतंजलि योगपीठ पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के पतंजलि योगपीठ पहुंचने पर योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सहित बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पतंजलि योगपीठ में आयोजित युवा धर्म संसद कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हरिद्वार दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम किए हुए हैं। तो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर हैं। इस दौरान पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। सीधे आपको हरिद्वार लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है और युवा धर्म संसद कार्यक्रम में शामिल हो रखे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय संस्कृति को संपूर्ण विश्व के अंदर पहचान मिल रही है। भारतीय सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर योग और प्राणायाम को भी आज पूरा विश्व अपना रहा है। पूरे विश्व के अंदर इनकी आज एक मान्यता हो रही है। 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस, इसका हमारा प्रत्यक्ष हमारे सामने इसका प्रमाण है। आज विश्व के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष मां गंगा की आरती और श्रीमद् भागवत गीता के आध्यात्मिक सार को समझकर हमारी संस्कृति को अपना भी रहे हैं। हमारी संस्कृति की ओर आज उनका रुझान हो रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सामने 2047 में विकसित भारत का संकल्प रखा है और उसके लिए निरंतरता से आज काम भी हो रहा है। परंतु भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको भी उस दिशा में कार्य करना होगा, बहुत काम करना होगा। और इस ध्येय को पूरा करने में अगर किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, अगले 25 साल जिनके कंधों पर है, तो वो कोई और नहीं है, हमारे देश के जो आज युवा धर्म संसद में शामिल होने वाले आप सब युवा भाई बहन हैं। और कोई भी राष्ट्र, चाहे वो आर्थिक रूप से आगे बढ़े, सामाजिक रूप से आगे बढ़े, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वो तभी विकसित हो सकता है जब तक वहां की युवा शक्ति संगठित और आत्मनिर्भर और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित न हो, युवा शक्ति का हर क्षेत्र में अपना योगदान न हो। जिस तरह से इंजन को चालू करने के लिए भाइयों बहनों ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरह राष्ट्र की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए भी युवा शक्ति की ताकत, उनकी इनोवेटिव सोच और उनकी प्रतिभा की आवश्यकता होती है। आज भारत पूरी दुनिया के अंदर एक युवा देश के रूप में जाना जाता है और अगर देश के युवा सही दिशा में कार्य करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन न हो। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत के युवाओं को अपने देश को आगे ले जाने की एक उनके अंदर एक भावना विकसित हो चुकी है। हर युवा आज कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। आज का युवा देश के प्रति जिम्मेदार भी है, कर्तव्यपरायण भी बन रहा है। मेरा मानना है कि ये हमारी जो युवा धर्म संसद है, ये भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी और यहां से निश्चित रूप से विकसित भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति, चेतना, दर्शन और अध्यात्म की भूमि रही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी हों, स्वामी विवेकानंद जी सहित अनेक महापुरुषों एवं आध्यात्मिक गुरुओं ने इस पावन भूमि में तपस्या की है, ज्ञान की प्राप्ति की है, अपने आप को साधा है। अनेक प्रकार के शोध यहां हुए हैं और अपने ज्ञान से दुनिया को कहीं ना कहीं मार्ग दिखाने का काम, प्रकाशित करने का काम किया है। हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर देवभूमि की जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है उसको
संरक्षित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में तो आप हरिद्वार में युवा धर्म संसद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अगुवाई में केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा केदारनाथ धाम पहुंची। धाम में पूजा अर्चना के बाद बाबा भैरवनाथ के मंदिर में जाकर भी पूजा अर्चना करेंगे। करण मेहरा के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रंजीत रावत, ललित फरसवान भी मौजूद रहे। तो केदारनाथ पहुंच गई है कांग्रेस की पदयात्रा। जिस तरह से केदारनाथ को लेकर सियासी पारा थमने का नाम नहीं ले रहा है, इस बीच कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा केदारनाथ पहुंची। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अगुवाई में ये पदयात्रा केदारनाथ धाम पहुंची, जहां पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना की और बाबा केदार से आशीर्वाद लिया। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अगुवाई में केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा केदारनाथ धाम पहुंची है। हालांकि जुलाई के आखिरी सप्ताह में इस यात्रा की शुरुआत कांग्रेस द्वारा की गई थी, जिसके तहत केदारनाथ की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के, केदारनाथ के महत्व को बनाए रखने के लिए इस यात्रा का आगाज किया गया था। हालांकि जुलाई आखिरी सप्ताह में मौसम बिगड़ने के बाद इस यात्रा को रोक दिया गया था, जिसके बाद एक बार फिर से इस यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ और अब ये यात्रा केदारनाथ धाम पहुंच गई है। सीधा रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, एक तरफ जहां केदारनाथ को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा केदारनाथ पहुंची। जी बिल्कुल, उत्तराखंड कांग्रेस की जो केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पद यात्रा है, आज उसका समापन होगा और इस समापन से पहले आज केदारनाथ धाम में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, उन्होंने बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। बाबा केदार की पूजा अर्चना करने के बाद जो छत्रप है, जो रक्षक है केदारनाथ धाम के, बाबा भैरवनाथ, वहां पर जाकर पूजा अर्चना की। तो ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने जिस यात्रा की शुरुआत की थी वो यात्रा आज समाप्त हो गई है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जिन मुद्दों को उठाने का काम किया गया था उसमें कांग्रेस काफी हद तक सफल रही है। जुलाई माह के ये कह सकते हैं कि अंतिम सप्ताह में कांग्रेस ने अपनी इस पदयात्रा की शुरुआत यहाँ पर करी थी। 22 जुलाई को यात्रा की शुरुआत हरिद्वार में हर की पैरी से गंगा स्नान के साथ, गंगा पूजा अर्चना के साथ ये यात्रा शुरू हुई थी। केदारनाथ धाम तक कांग्रेस की पैदल यात्रा थी, जिसमें सोनप्रयाग में ही इस यात्रा को स्थगित करना पड़ा था, क्योंकि 31 जुलाई की रात में जिस प्रकार से भीषण बारिश केदार घाटी में हुई थी तो उससे प्राकृतिक आपदाएं वहां पर आई थी और उन आपदाओं को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी यात्रा स्थगित करी थी। ठीक है, जिस तरह से केदारनाथ की प्रतिष्ठा को लेकर या केदारनाथ की जो महत्व है उसको लेकर इस पदयात्रा की शुरुआत कांग्रेस द्वारा की गई थी। हालांकि बीच में ब्रेक जरूर लगा था, लेकिन जैसे ही मौसम एक बार फिर से ठीक हुआ, केदारनाथ पैदल मार्ग फिर से ठीक हुआ, तो सोनप्रयाग से एक बार फिर से इस यात्रा को शुरू किया गया। आज संपन्न हो जाएगी ये यात्रा, लेकिन सवाल यही कि जिस तरह से आगे जो है केदारनाथ में उपचुनाव होना है, उसके मद्देनजर ये यात्रा जो करी गई केदारनाथ के, चाहे महत्व को लेकर हो, प्रतिष्ठा को लेकर हो, इसका कितना फायदा कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस के लिए फायदेमंद इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो केदारनाथ विधानसभा की जो सीट रही है ये बीजेपी की पारंपरिक सीट यहाँ पर रही है। ऐसे में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए पूरी विधानसभा वहां पर रही। यही वजह रही कि कांग्रेस ने इस यात्रा के बहाने दो निशाने साधने का काम सत्ताधारी दल पर किया है। कांग्रेस की तरफ से यात्रा के माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करने का काम यहाँ पर किया गया। पार्टी के भीतर जो नेताओं के गुट अलग अलग बने हुए थे, उन गुटों को एकजुट करने का काम इस यात्रा के माध्यम से यहाँ पर हो पाया, क्योंकि इस यात्रा में चाहे पहले चरण की यात्रा हो या दूसरे चरण की यात्रा हो, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे वो इन यात्राओं में शामिल यहाँ पर है। कहीं ना कहीं हर नेता ने इस यात्रा को अपना समर्थन भी यहाँ पर दिया। तो यही वजह रही कि कांग्रेस के लिए फायदेमंद भी कही जा सकती है। दूसरा, जिन मुद्दों पर केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव यहाँ पर होना है, उन मुद्दों को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी
पार्टी पुरजोर तरीके से यहाँ पर करती रही है। पूरी यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने लगातार केदारनाथ विधानसभा के जो मुद्दे हैं, चाहे आप केदारनाथ धाम की समस्याओं को ले लीजिए, केदारनाथ धाम में जो परंपराओं का जो उल्लंघन वहां पर हुआ है पूर्व में वीवीआईपीओ के चक्कर में, उसको लेकर कांग्रेस ने अपना जुबानी हमला इस यात्रा के माध्यम से सत्ताधारी दल पर यहाँ पर साधा है। तो कांग्रेस के लिए ये यात्रा फायदेमंद कही जा सकती है, लेकिन सत्ताधारी दल के लिए चिंता है। नारा भी दिया गया था कि पहले अयोध्या, उसके बाद बद्रीनाथ और अब केदारनाथ। जिस तरह से खासकर उत्तराखंड की बात करें, काफी लंबे समय बाद था कि बीजेपी कोई उपचुनाव हारी हो और बद्रीनाथ मंगलौर दोनों ही सीट बीजेपी हार गई। अब ऐसे में केदारनाथ जो है बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। अब जिस तरह से एक तरफ कांग्रेस पुरजोर तरीके से केदारनाथ के मुद्दे उठाते आई है, फिर चाहे केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा की हो, अब किस तरह से बीजेपी इन चुनौतियों से निपटेगी, किस तरह से पार पाएगी? देखिए, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए, जनता को जिन सवालों के माध्यम से जागरूक करने का काम किया गया, उसका जवाब बीजेपी किस प्रकार से यहाँ पर देगी। क्योंकि जो जनता चाहती है, खासतौर पर केदारनाथ की जो जनता चाहती है कि केदारनाथ धाम की जो प्रतिष्ठा है वो बरकरार यहाँ पर रह सके। वो पिछले दिनों केदारनाथ धाम के नाम पर जो दिल्ली में जो मंदिर का निर्माण हो रहा था, उसके चलते कह सकते हैं कई बार धूमिल यहाँ पर हुई है। सत्ताधारी दल के नेताओं पर उस मंदिर निर्माण को लेकर आरोप यहाँ पर लगे थे। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल तो वही है। दूसरा, केदार घाटी में जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाओं के चलते भारी नुकसान वहां पर हुआ है, और अभी भी ये कह सकते हैं कि यात्रा प्रारंभ तो हुई है, लेकिन जिस तरीके की अव्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही है, पुनर्निर्माण के कामों में जिस प्रकार से देरी वहां पर हो रही है, वो सीधे तौर पर स्थानीय जनता के मन में आक्रोश पैदा करने का काम कर रहे हैं। और ये सत्ताधारी दल के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है तो फिर जो स्थानीय जो जनता है, उस जनता को कैसे आप भरोसा दिलाएंगे कि राज्य की सरकार उनके साथ खड़ी है, उस क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध वहां पर है। और अभी तक की जो स्थितियां वहां पर देखने को मिली है, तो ऐसे में सत्ताधारी दल के लिए चुनौतियां बहुत सारी वहां पर है, लेकिन विपक्षी दल उन चुनौतियों को प्रमुख हथियार बनाकर सत्ताधारी दल पर जुबानी हमला बोल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब है एक तरफ केदारनाथ को लेकर सियासत पूरी तरह से जारी है, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। हालांकि इस केदारनाथ प्रतिष्ठा पदयात्रा का कितना फायदा कांग्रेस को होता है, उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। अबे बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अभिनव थापर जी जुड़ चुके हैं, मीडिया प्रभारी हैं केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा से। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद। अभिनव जी, पहले बद्रीनाथ, मंगलौर और अब केदारनाथ। मैडम, ये तो ठीक है अभिनव जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, दिक्कत है ऑडियो में, एक बार फिर से आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो केदारनाथ पहुंच गई है कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा। कांग्रेस ने 22 जुलाई से इस यात्रा का आगाज किया था। हालांकि मौसम बिगड़ने के बाद इस यात्रा को 31 जुलाई को रोकना पड़ा था। हालांकि फिर से जब मौसम एक बार फिर ठीक हुआ, परिस्थितियां ठीक हुई, तो इस यात्रा का फिर से आगाज किया गया था। केदारनाथ की प्रतिष्ठा और केदारनाथ की जो मर्यादा है उसे बचाने के लिए कांग्रेस ने इस यात्रा का आगाज किया था। सोनप्रयाग से फिर से इस यात्रा को शुरू किया गया और आज कांग्रेस का जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा केदारनाथ पहुंचे। बाबा केदारनाथ के उन्होंने दर्शन पूजन किए, बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लिया, साथ ही काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना की। तो केदारनाथ को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ कांग्रेस केदारनाथ के मुद्दे उठा रही है और केदारनाथ के मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से केदारनाथ में उपचुनाव होना है, मंगलौर और बद्रीनाथ सीट हारने के बाद, मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव हारने के बाद केदारनाथ उपचुनाव पर सभी की निगाहें हैं और सभी को केदारनाथ उपचुनाव का इंतजार है। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के बीच हलचल तेज है और यही वजह है कि कांग्रेस केदारनाथ को लेकर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आज की ही तस्वीरें हैं जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा केदारनाथ धाम पहुंचे। बाबा केदार के उन्होंने दर्शन पूजन किए, बाबा केदार का उन्होंने आशीर्वाद लिया।
केदारनाथ को लेकर सियासत जारी है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कई मुद्दों पर कार्रवाई करने की मांग की है। पीएम मोदी को लिखे पत्र में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण महारा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से आपने राष्ट्र को संबोधित करते हुए देश की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन पूरे देश में बीजेपी शासित प्रदेशों के मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। वहीं अब बात उत्तराखंड के मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में मौसम को लेकर वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि प्रदेश में 13 और 14 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने कहा कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट, जबकि उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए आज प्रदेश भर में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों के लिए छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कोटद्वार, रामनगर, देहरादून, हरिद्वार और केदारनाथ से पांचों तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मौसम जो है, मौसम की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। कहर बनकर बादल बरस रहे हैं। कोटद्वार से आप तस्वीरें देख सकते हैं। भारी बारिश के बाद जो सड़कें हैं वो पानी से लबालब भरी हुई है। वहीं राजधानी देहरादून की आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से भारी बारिश हो रही है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से भारी बारिश की वजह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को स्कूल जाने में और दफ्तर जाने में दिक्कत हो रही है। वहीं हरिद्वार से आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से झमाझम बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीधा रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, हालांकि जो मॉनसून है वो अपने अंतिम चरण में है, लेकिन जाते जाते मौसम की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। मौसम अपने तेवर बखूबी दिखा रहा है और खासकर अगर उत्तराखंड की बात करूं, बीते कई दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड में ये कहें कि मौसम की जो बारिश यहाँ पर चल रही है, मानसून सीजन का अंतिम जो चरण यहाँ पर चल रहा है वो बड़ा दुखदाई यहाँ पर कहा जा सकता है। राज्य में भारी बारिश के चलते मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, भूस्खलन यहाँ पर कई जगह पर यहाँ पर हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से इन प्राकृतिक घटनाओं में जान और माल दोनों का नुकसान हो रहा है, तो राज्य के लिए ये बड़ी क्षति यहाँ पर कही जा सकती है। उत्तराखंड में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश यहाँ पर चल रही है और मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट यहां पर भारी बारिश का जारी करा है। सुरक्षा के लिहाज से कह सकते हैं कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश यहां पर घोषित किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का काम किया गया है और साथ ही जनता से भी अपील यहां पर की जा रही है कि वो मौसम को देखते हुए अपनी यात्रा को बनाने आगे संचालित करने का काम करें, क्योंकि जिस प्रकार से भारी बारिश यहाँ पर हो रही है वो बड़ी दुखदायक यहाँ पर कही जा सकती है। लोगों की परेशानी बढ़ाने वाली यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। केदारनाथ धाम की जो यात्रा थी उस यात्रा को भी एहतियातन भारी बारिश को देखते हुए अभी रोका गया है। जैसे ही मौसम सामान्य होगा तो फिर यात्रा वापस पुनः प्रारंभ यहाँ पर कर दी जाएगी, शुरू की जाएगी। लेकिन कई सारे जो स्कूल है, क्योंकि लोगों को जो है रोजमर्रा के कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बारिश की वजह से, कौन कौन से वो जिले हैं जहां स्कूलों को फिलहाल आज बंद किया गया है? आप देखिए, उत्तरकाशी जनपद की हम बात करते हैं, देहरादून जनपद की बात कर रहे हैं, हरिद्वार जनपद की बात कर रहे हैं, अल्मोड़ा जनपद की अगर हम बात कर रहे हैं, नैनीताल जनपद की बात करें, उधम सिंह नगर जनपद की बात करें, बागेश्वर की बात करें, यहाँ पर आज स्कूलों को बंद रखने का काम यहाँ पर किया गया है। और जिस प्रकार से भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ तो सुरक्षा के लिहाज से एहतियात के तौर पर यह निर्णय प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा कल और कुछ कहना कब तक और जो है लोगों को बारिश की परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कब से राहत की उम्मीद?
तो बिल्कुल अभी उत्तराखंड में ये कहा जा सकता है कि राहत की उम्मीद तो बनती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये कह सकते हैं कि थोड़ी परेशानियां जो इस समय भारी बारिश के चलते जो लोगों को हो रही है उस पर थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, क्योंकि कल के बाद से ये कह सकते हैं कि 14 और 15 सितंबर का जो समय यहाँ पर होगा, दिन जो यहाँ पर होंगे, उसमें बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, यानी हल्की से मध्यम गति की बारिश यहाँ पर हो सकती है। और ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ जनपद, खासतौर पर 4 से 5 जनपदों के लिए वो अलर्ट यहाँ पर प्रभावी तौर पर रखा जाएगा। तो ये मौसम विभाग का अलर्ट है, तो ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिन और उत्तराखंड के लिए परेशानियों भरे यहाँ पर हो सकते हैं। यानी आने वाले कुछ और दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। हालांकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि कुछ दिनों तक अभी फिलहाल सचेत रहे और सावधान रहे। अभय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा तो रहेगी, लेकिन चेतावनी की बात करें तो जो लोअर कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर पूरा कुमाऊं रीजन जैसे नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर या बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा है, ऐसी पौड़ी हो गया, चमोली हो गया और देहरादून, हरिद्वार, यहाँ पर कुछ स्थानों पे भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा की संभावना है, जबकि कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी मिल सकती है। तो बारिश से हाल बेहाल है। लगातार पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ रहा है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 5 तस्वीरें कोटद्वार, रामनगर, देहरादून, हरिद्वार और केदारनाथ से आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे राजधानी देहरादून हो, कुमाऊं का क्षेत्र रामनगर हो, या फिर पहाड़ी क्षेत्र केदारनाथ हो, या मैदानी क्षेत्र हरिद्वार या कोटद्वार। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते 1-2 दिनों से उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में फिलहाल मौसम विभाग ने राहत की उम्मीद नहीं जताई है। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात नसीरपुर कला पुरकाजी मार्ग पर मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, वहीं दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल ने इस दौरान कहा कि देर रात पुलिस गंगनहर नसीरपुर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस ने एक कार को रोका। कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई। बता दें कि बदमाश मंगलौर में 7 सितंबर को हुई लूट के मामले में शामिल है। बदमाश पर लूट, हत्या जैसे कई गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं। आज अभी रात्रि को पुलिस जो पिकेट में चेकिंग के अरेंजमेंट्स किए गए थे, आज सभी हमारे अधिकारी चेकिंग पर निकले थे। इसी क्रम में गाड़ियों को रोक के चेकिंग की जा रही थी और नसीरपुर कला के पास में एक गाड़ी जो बड़ी तेज़ी से वहाँ पर आई, जब पुलिस के द्वारा से रोकने की कोशिश की गई तो उसने गाड़ी पलट के वापस दौड़ा दी। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो इसमें जो पीछे बैठा एक व्यक्ति था जिसका नाम महराज है, वो उतर के गाड़ी से भागा और उसने पुलिस पर फायर भी किया। जवाबी फायर में पुलिस ने इसमें व्यक्ति घायल हुआ, तत्काल इसको हॉस्पिटल लाया गया है और अभी इसका ऑपरेट किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।